हुआ क्यों? -65 से +40 तक ये गया क्यों? गया इसलिए क्योंकि जब जरा सा थ्रेशोल्ड आया -65 से जब -25 तक ये पहुंच गया, थ्रेशोल्ड पहुंचा, तो नर्व इम्पल्स की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आसान टॉपिक है अगर आप समझें इसको। तो मैं कोशिश करूंगा एज इजी मैं आपके लिए कर सकूं उतना मैं इजी करूंगा। सबसे पहले नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन देखते हैं। नर्व इम्पल्स है क्या? मैं कब से बात यही कर रहा हूं कि जब आपके पास सिग्नल आता है, स्टिमुलाई आता है, रिसेप्टर जाता है ऊपर ब्रेन के पास और ब्रेन से स्टिमुलाई इफेक्टर वापस आता है और रिस्पॉन्स देता है, तो ये जो जा रहा है और आ रहा है, ये क्या जा रहा है आ रहा है? ये आपके पास नर्व इम्पल्स जा रहा है, ठीक है। यानी कि नर्व जो है उसके ऊपर जब सिग्नल आता है तो वो ट्रेवल करती है नर्व, ठीक है। अब वो ट्रेवल क्या चीज कर रही है और किस तरीके से कर रही है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स किस तरीके से आपके पास प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रोपोगेट का मतलब होता है जा रहे हैं और आ रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बेसिकली नर्व इम्पल्स के अंदर, ठीक है। तो 4 स्टेप्स हैं, आसान से 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद आता है एक्शन पोटेंशियल, ये काम है एक्शन पोटेंशियल, यहां एक्शन जनरेट होता है। जब एक्शन जनरेट होगा तो फिर इसके बाद होगा प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स। अब एक्शन आ गया है तो प्रोपगेशन शुरू होगी, यानी कि चलना शुरू होंगे, और चलना शुरू होंगे तो एक जगह पे आके रास्ता खत्म होगा, और वो रास्ता खत्म कब होता है? जब आपके पास एक न्यूरॉन खत्म हो जाता है और अब आपको जाना होता है अगले न्यूरॉन पे। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जंप करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो हम चारों पे बात करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग विद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, साइंटिस्ट ने जो है वो सबसे पहले पढ़ा था स्क्विड्स के ऊपर, ठीक है। स्क्विड्स एक जानवर है, ठीक है, पानी में आपने देखा होगा। स्क्विड्स के ऊपर पढ़ा था। तो मैं अभी जितनी वैल्यूज की बात करूंगा वो सब स्क्विड्स की होंगी, क्योंकि आपकी बुक में भी स्क्विड्स के ऊपर पूरा टॉपिक कवर है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये न्यूरॉन की बॉडी होती थी, ठीक है, फिर यहां से एक्सॉन निकलता था, यहां डेंड्राइट्स थे, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो। ये जो एक्सॉन है, ठीक है, ये जो एक्सॉन है इसके अंदर क्या चीज मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म ही मौजूद होता है ना। और ये जो एक्सॉन की जो लेयर है, इस लेयर को मैं क्या कहूं? अगर सेल है, सेल के ऊपर जो लेयर होती है उसको मैं क्या कहता हूं? सेल मेम्ब्रेन। तो एक्सॉन के ऊपर जो लेयर है वो भी तो सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूरॉन्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं न्यूरोलिमा, ठीक है, न्यूरोलिमा। अच्छा, न्यूरोलिमा कहते हैं इसको। अच्छा, खास बात क्या है इसकी? खास बात यह है कि इसके बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। समझ आ रही है बात? यानी कि इसके बाहर जो पोटेंशियल होता है, यानी कि इसके बाहर जो करंट है वो पॉजिटिव होता है और इसके अंदर जो करंट है वो नेगेटिव होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपके पास पोटेशियम, सोडियम और प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखें, आपका जो सेल है, सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद होती है? प्रोटीन्स मौजूद होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मौजूद होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर जब ये इतनी सारी चीजें मौजूद होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, इन सब के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए सेल के अंदर चार्ज रह जाता है नेगेटिव। लेकिन सेल के अंदर एक और चीज भी प्रेजेंट होती है, दैट इज पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम कम क्वांटिटी में होता है, वो नेगेटिव के ऊपर नहीं आ सकता। इसके बरक्स अगर सेल के बाहर देखें तो बाहर मौजूद होता है ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज? सोडियम, ठीक है। अंदर मौजूद होता है पोटेशियम और बाहर मौजूद होता है सोडियम। अब एक बच्चा सवाल पूछे कि सर बाहर सोडियम क्यों होता है, अंदर पोटेशियम क्यों होता है? तो बेटा इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर है एटीपीए पंप। एटीपी पंप वो क्या करता है? वो सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर फेंकता है, ठीक है, बस ये काम है उसका। अच्छा, आपको सेल का स्ट्रक्चर समझ आ गया, ठीक है। सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने की वजह क्योंकि बाहर सोडियम होता है, अंदर नेगेटिव होने की वजह क्योंकि अंदर होते हैं इसके पास प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये स्टेज है रेस्टिंग स्टेज। अच्छा, इस वक्त जो उसकी पोटेंशियल है, ये मैं स्क्विड्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है। अंदर जो पोटेंशियल होती है वो जाहिर है नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होगी। कितनी नेगेटिव हो सकती है? इसके अंदर होती है ऑन एवरेज -65 मिली वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ये रहा इसके पास, अगर मैं कहूं ये 0 है हमारे पास और इसके ऊपर +10 आ गया और ये +40 आ गया आपके पास, तो इसके हिसाब से अगर नीचे देखें तो -20, -40 और -65 यहां आ गया, ठीक है ना, -65। अगर इस ग्राफ में देखें तो इस वक्त इसकी जो पोटेंशियल है वो -65 पर है, यानी कि यहां पर है, ठीक है। अब होता क्या है? अच्छा, जरूरी नहीं है -65 ही हो, ये हो सकता है -40 से लेके -90 तक बीच में हो सकती है, ठीक है ना।
लेकिन हम एक बीच की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि -65 इज एवरेज वैल्यू इस पूरी मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब क्या करना है, हमें चलाना है नर्व इंपल्स, हमें एक्शन पोटेंशियल लाना है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल आएगा कैसे? एक्शन पोटेंशियल लाने के लिए किसी का टच करना, कोई स्टिमुलस का आना जरूरी है। अब मान लें यहां आता है कोई स्टिमुलस, ठीक है, इसको छेड़ता है कोई। जब इसको छेड़ता है तो इसकी मेम्ब्रेन में क्या होती है? चेंजेस आती है। चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, ये जो पोटेंशियल है ये -65 से उठ के थोड़ा प्लस की तरफ जाता है। ठीक है, मान लें यहां तक आ गया, ये इस पॉइंट तक आ गया। अब क्या होता है, इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, अच्छा थ्रेशोल्ड क्या चीज है? थ्रेशोल्ड देखिए, हर इंसान का थ्रेशोल्ड होता है, मेरा भी होगा, किसी और का भी होगा। हमें गुस्सा एक पॉइंट पे आता है, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट आता है कि बस उसके बाद बोलते हैं बस अब बहुत हो गई, अब हमें आएगा गुस्सा। उस गुस्सा यानी वो आपका जो पॉइंट है जहां आप अपनी हद खो देते हैं उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो होता क्या है, यहां पे थ्रेशोल्ड पॉइंट जैसे पहुंच जाता है, ठीक है, तो सेल यहां से शूट करता है ऊपर की तरफ और वापस नीचे आ जाता है। अब ये बाकी का काम सेल खुद करता है, ठीक है, ये जो चार्जेस का काम है बाकी खुद करता है, बस इसने यहां तक पहुंचना होता है। और यहां तक पहुंचाता कौन है? एक्शन पोटेंशियल, यानी कि स्टिमुलस कोई, ठीक है, पॉजिटिव स्टिमुलस, नेगेटिव स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। तो ये क्या करेगा, यहां से ऊपर और नीचे। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी स्लाइड में बैठे हो, ठीक है, स्लाइड में एक पॉइंट आता है, अपने आप को हल्का हल्का धक्का देते हैं, एक पॉइंट आता है जहां पे आप स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, फिर वो स्लाइड क्या लेके जूम करके आपको नीचे लेके जाती है। ये एक स्लाइड की तरह ही है कि अगर इस थ्रेशोल्ड तक अगर ये पल्स पहुंच गई, एक बार पहुंच गई ना पल्स, तो वो जूम करके इसको स्लाइड पे ऊपर लेके जाएगा और घुमा के वापस लेकर आएगा नीचे, यहां पर वापस यहां ला के फेंक देगा। कहां पे ला के फेंक देगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। क्या थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? -65। अब जब ये ऊपर गया था, यहां पहुंचा था, तो इस कंडीशन, इस जगह को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और जब यहां था वापस आ गया लौट कर, तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डी का मतलब कि पोलराइजेशन जो उसकी नेगेटिव थी वो खत्म हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई, और जब वो लौट कर वापस अपनी जगह पे आ गया तो रीपोलराइजेशन हो गई। अब इस चीज से फायदा क्या हुआ? देखिए हुआ क्या यहां पे, जब ये डीपोलराइजेशन हुई तो यहां पे क्या खुल गई, यहां पे सोडियम के चैनल्स खुल गए। अब सवाल आता है ना, अब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ क्यों? -65 से +40 तक ये गया क्यों? गया इसलिए क्योंकि जब जरा सा थ्रेशोल्ड आया, -65 से जब -25 तक ये पहुंच गया, थ्रेशोल्ड पहुंचा, तो सोडियम चैनल खुल गए। जब सोडियम चैनल खुल गए तो सोडियम क्या हुए? अंदर भागे। ठीक है, सोडियम क्या हुए? अंदर भागे, और पोटेशियम जो है वो बाहर आया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जब सोडियम अंदर भागा, ठीक है, जब सोडियम अंदर गया तो चार्ज क्या हो गया? ऊपर +40 तक चला गया। एक बार चार्ज +40 तक चला गया, जैसे ही चार्ज +40 में जा रहा था तो पोटेशियम बाहर आने लग गया। अब पोटेशियम जैसे ही बाहर आने लगा तो चार्ज वापस नीचे गिर के किस पे आ गया? -65 पे आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, चार्ज जो है वापस -65 पे आ गया है, लेकिन अब पोटेशियम जो है वो बाहर आ चुका है, सोडियम जो है वो अंदर जा चुका है। लेकिन आपको ये याद होगा एटीपी पंप। एटीपी पंप क्या बोलता है? बोलता है भाई सोडियम अगर अंदर है तो उसको बाहर फेंको, तो एटीपी पंप जो है वो वापस काम करने लग जाएगा। अब वो क्या करेगा? सोडियम को बोलेगा बाहर जाओ, पोटेशियम को बोलेगा अंदर आओ। ठीक है, तो वापस बैलेंस हो जाएगा आपके पास सोडियम भी और पोटेशियम भी, यानी वापस आपके पास नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ये जो काम हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल, ये हुआ सिर्फ इस जगह पे। फॉर एग्जांपल, इसने दिया आगे सिग्नल, इसने आगे, इसने आगे, इसने आगे। ठीक है, होता उल्टा है, सॉरी, यहां से शुरू हुआ, ठीक है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन किस तरफ थी इंपल्स की? इस तरफ थी। ये जो डायरेक्शन चल रही है यानी कि पूरी मेम्ब्रेन में बढ़ता जा रहा है आगे ये काम, इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एंड प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स। अब प्रोपगेशन हो गई। अगर किसी को नोट्स बनाने यहाँ पे बना ले ताकि मैं आगे आपको साइनअप समझा दूं। जब एक बार प्रोपगेशन हो गई, ठीक है, यानी कि एक्सॉन के एंड पर पहुंच गया, वो एक्सॉन के एंड पर पहुंच गया। अब ये एक्सॉन यहां आगे किससे कनेक्ट होता था? आपको याद होगा, मैंने बताया था डेंड्राइट से कनेक्ट होता था। ठीक है, तो एक्सॉन जो है अब वो कनेक्ट होगा डेंड्राइट से। ठीक है, और डेंड्राइट जाके सिग्नल देंगे सेल बॉडी को। सही है, यानी कि अब वो पॉइंट आ गया है जब एक न्यूरॉन, ठीक है, वो सिग्नल दे रहा है दूसरे को। समझ रहे हो? अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाना है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनेप्स।
यानी कि नर्व इंपल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर चला जाए तो उसको कहते हैं हम साइनेप्स। और साइनेप्स बनता कैसे है? साइनेप्स बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 प्री साइनेप्टिक, नंबर 2 पोस्ट साइनेप्टिक एंड नंबर 3 इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब क्या चीजें तीनों देखो। ये आपके पास था फॉर एग्जांपल, ये एक्सॉन था। ठीक है, एक्सॉन यहां आके खत्म हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये आपके पास ये जो है ना नर्व इंपल्स यहां से आ रही थी, सही चलती हुई आ रही है यहां तक। यहां आके इसने कनेक्ट होना था किससे? डेंड्राइट से। ठीक है, इसने कनेक्ट होना था यहां डेंड्राइट से। अब ये यहां से इंपल्स को यहां भेजेगा, तो ये है हमारे पास साइनेप्स करने से पहले वाला, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है वो प्री साइनेप्टिक है, जहां जा रही है वो आपके पास है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है, जो खाली जगह है, जिसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि यहां पे साइनेप्स होने वाला है। होता क्या है अब देखें, जब आपके पास इंपल्स यहां से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, तो यहां पे जहां करीब पहुंच जाता जब टर्मिनल पे, तो यहां पे आपके पास सिग्नल मिलता है आउटसाइड कैल्शियम को। ठीक है, बाहर मौजूद कैल्शियम को सिग्नल मिलता है कि भाई जो इंपल्स है वो करीब आ रहा है। तो कैल्शियम जितने भी बाहर से वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, वो अंदर कूद जाते हैं फौरन। ठीक है, जैसे कैल्शियम अंदर कूदता है, अंदर आता है, तो कैल्शियम अंदर आने के बाद जो काम करता है वो ये करता है, यहां पे मौजूद होते हैं वेसिकल्स मौजूद होते हैं, वेसिकल्स। अब वेसिकल होता है भाई एक आपके पास कैप्सूल टाइप, जिसके अंदर मौजूद होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर। वो आके क्या करेगा, कैल्शियम आके बोलेगा न्यूरोट्रांसमीटर को, चलो बेटा बाहर निकलो, बोलेगा यहां से निकलो, न्यूरोट्रांसमीटर को यहां से बाहर निकालेगा। न्यूरोट्रांसमीटर जब यहां पे बाहर आ जाएंगे, ये जाके लगेंगे कहां? पोस्ट साइनेप्टिक वॉल पे। पोस्ट साइनेप्टिक के पास यहां पे जगह मौजूद है इसके लिए। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक बोलेगा कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहां से निकलेंगे, वेसिकल यहां से निकलेगा, वेसिकल में से निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, निकल गए वो बाहर। वो बोलेगा कि डेंड्राइट के पास जो पोस्ट साइनेप्टिक वॉल है, ठीक है, वो बोलेगा मुझे दे दो। क्या दे दो मुझे? वेसिकल में से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहां देखो, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपके पास ये डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट ये रहा, और यहां पे आपके पास ये छोटे छोटे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि निकल चुके हैं बाहर। अब डेंड्राइट के पास क्या मौजूद होता है? डेंड्राइट के पास ये होल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉकेट्स मौजूद होती हैं। ये पॉकेट्स लेके बैठा होता है इनके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। और इसकी वजह क्या है? जब न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे आके बैठ जाते हैं, जैसे इसके होल में यहां पे आके इसके पास पॉकेट में बैठ जाता है, तो एक काम करता है, ये करता है, एक दरवाजा खोल देता है, और उस दरवाजे से अंदर की तरफ भागता है कौन? सोडियम। यहां पे भी आके बैठेगा तो यहां पे भी दरवाजा खोल देगा, किसके लिए? सोडियम के लिए। सही है, यानी क्या किया? न्यूरोट्रांसमीटर ने आके काम आसान किया सोडियम का। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे आके बैठेगा और बोलेगा सोडियम को कि अंदर आपका तुम्हारा रास्ता मैंने बना दिया। एक बार सोडियम अंदर चला जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाएगा, वापस अपना प्री साइनेप्टिक के अंदर वापस आ जाएगा, वापस रीयूज होगा फिर। ठीक है, अब सोडियम जो है वो अंदर चला गया। अब आपको याद हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हुआ था? सोडियम थोड़ा सा अंदर गया था, यानी कि अंदर थोड़ा सा -65 से चार्ज ऊपर जाके कितना हो गया था? -25 तक। तो जब सोडियम जो है इसकी वॉल के अंदर आएगा तो प्लस चार्ज अंदर बढ़ेंगे, जब प्लस चार्ज अंदर बढ़ेंगे तो -25 तक आ जाएगा वो। जब -25 तक आएगा फिर वापस एक्शन पोटेंशियल, फिर आगे नर्व इंपल्स, फिर नर्व इंपल्स, फिर अगला न्यूरॉन, फिर अगला न्यूरॉन, फिर अगला न्यूरॉन। तो ये क्या चल रहा है? ये आपके पास चल रही है नर्व इंपल्स चल रही है। समझ आ गया? पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, -65 पर था, -65 के बाद क्या हुआ? -25 तक आया, -25 के आने के बाद क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल हुआ। एक्शन पोटेंशियल से कहां पहुंच गया? +40 पे पहुंच गया, जो कि था डीपोलराइजेशन। +40 के बाद क्या हुआ? वापस नीचे आ गया। कहां पे आ गया? -65 पे। अपना काम कर लिया, लेकिन आगे वाले का रास्ता आसान कर दिया। इससे क्या हुआ? आगे मेम्ब्रेन में भी यही काम होता गया। जब पूरी मेम्ब्रेन में काम होता गया, तो ये क्या हुआ? नर्व इंपल्स चलता गया, प्रोपगेट करता गया। तो इसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स एंड पर पहुंच गया, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गया। अब उसने जाना है अगले न्यूरॉन पे। तो अगले न्यूरॉन पे जाने के लिए उसने क्या किया? साइनेप्स किया। ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है,
यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से सोडियम अंदर गया, सोडियम अंदर जाने की वजह से इंपल्स वापस अगले वाले में आ गया, और अगले वाले फिर अगले वाले में, फिर उसके अगले वाले में, तो ये साइकिल चलती रहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्व इंपल्स।